प्रणाम सभी को। हम कवर करेंगे 26 अक्टूबर का न्यूज़पेपर द इंडियन एक्सप्रेस, और इसका जो फर्स्ट पेज है उस पे 9 ईयर्स में जो भी बीजेपी की मोदी गवर्नमेंट ने जो भी अचीव करा है वो सब उसका उल्लेख किया गया है। अब ये नेक्स्ट पेज पे हम लोग टर्न करते हैं तो यहाँ पे न्यूज़ है कि इसराइल ने जो है साउथ गाज़ा पे हमला किया है। जब वर्ल्ड के जो लीडर्स हैं वो मांग रहे हैं कि अभी सब कुछ स्टॉप कर दिया जाए, पोज कर दिया जाए। आपको मैं बता देना चाहती हूँ कि इसराइल ने जो है कहा था कि नॉर्थ साइड का जो गाज़ा है उसको वैकेट कर दीजिए और साउथ की तरफ या कहीं भी शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि नॉर्थ में वो करने वाले थे अपना हमला, बट अब उन्होंने साउथ गाज़ा पे भी हमला कर दिया है। सो वहाँ पे काफ़ी लोग घायल हो गए हैं। तो इसी की न्यूज़ यहाँ पर दी हुई है। सो नाउ लेट्स कम ऑन टू दिस न्यूज़। इसमें रशिया की जो पार्लियामेंट है उसने रिवोक किया है जो रेटिफिकेशन हुआ था उनकी तरफ से ग्लोबल न्यूक्लियर टेस्ट बैन का। तो इसका मतलब ये है कि रशिया की जो पार्लियामेंट जो इसके साथ थी कि न्यूक्लियर टेस्ट जो है बैन होना चाहिए ग्लोबली, अब उसने वो कैंसिल कर दिया है। वो रेटिफिकेशन मतलब जो एग्रीमेंट था उसको उन्होंने रिवोक कर दिया, यानी कि कैंसिल कर दिया है। सो गाइज लेट्स सी व्हाट इज सीटीबीटी। ये जो ट्रीटी थी ये 1996 में अडॉप्ट की गई थी, और ये इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स है कहीं भी पूरे वर्ल्ड में उन सबको बैन किया जाता है। बट ये ट्रीटी फुली इंप्लीमेंट नहीं हो पाई थी। फुली इंप्लीमेंट कब होती है? जब सारे नेशंस इसमें एग्री करते, बट कुछ नेशंस फिर भी लेफ्ट आउट हैं, जैसे कि यूएस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इसराइल, ईरान एंड इजिप्ट। तो ये क्यास पहले से ही लगाए जा रहे थे कि रशिया जो है अपना रिवोक कर देगा ये जो रेटिफिकेशन था, क्योंकि वो चाहता है कि वो न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम दोबारा से वो कंडक्ट करवाए, सो दैट जो वेस्ट वाली साइड है, ठीक है, उनको डिस्करेज कर सके वो मिलिट्री सपोर्ट देने से यूक्रेन को। सो ये सब कुछ न्यूज़ थी। सो न्यूज़पेपर में मार्किंग वाइज दिस इज़ द फर्स्ट पेज, एंड इसमें जो ये फर्स्ट न्यूज़ है थिएटर कमांड से रिलेटेड, इसमें कहा गया है कि जो स्ट्रक्चर है थिएटर कमांड्स का वो रेडी है, बस अब गवर्नमेंट के नोट की ज़रूरत है, एग्रीमेंट की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट उसमें हामी भर दे। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे जो भी गवर्नमेंट सजेस्ट करेगी एंड सो ऑन। सो फॉर द अननोन, व्हाट इज़ बेसिकली थिएटर कमांड होता क्या है? ये एक यूनिफाइड कमांड स्ट्रक्चर होता है जिसमें मिलिट्री एफर्ट्स को कंबाइन कर दिया जाता है, सो दैट रिसोर्सेज जो हैं तीनों सर्विसेज की, जो भी मिलिट्री की 3 सर्विसेज होती हैं हमारी डिफेंस सर्विसेज, वो कंबाइन की जा सके एंड रिसोर्सेज को कंबाइन करके ऑपरेशंस किए जा सके इन द मोस्ट इफेक्टिव मैनर। सो इट विल बी वेरी पर्टिनेंट टू डील विद नॉर्दर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स, जिसमें ये इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स और इनके जो रोल असाइन होंगे वो बहुत बड़ा की रोल प्ले करेंगे इन डीलिंग विद एनी फ्यूचर कन्फ्लिक्ट। सो इन दिस न्यूज़ सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं कि जजेस को अपना रोस्टर फॉलो करना चाहिए कि किस जज की किस टाइम क्या ड्यूटी है और कौन सा केस असाइंड है। ऐसे ही कोई भी अनअसाइंड केसेस से डील नहीं करना चाहिए उन्हें। सो नाउ देयर इज़ दिस न्यूज़ जिसमें वन नेशन वन पोल के रिगार्डिंग चीज़ें चल रही हैं। लॉ कमीशन ने जो है अपनी सजेशंस की प्रेजेंटेशन दी है एक कमेटी को, विच इज़ लेड बाय हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट है कोविंद सर। इस न्यूज़ में लिखा है कि बिहार में से जो स्कूल रोल्स इस न्यूज़ में लिखा है कि बिहार में जो स्कूल रोल्स हैं उसमें से 20 लाख बच्चों का नाम हटा दिया गया है। या तो वो प्राइवेट स्कूल में उन बच्चों ने दाखिला लिया हुआ है या फिर बहुत टाइम से वो एब्सेंट होते आ रहे थे, तो उनको डाटा बेस से निकाल दिया है, सो दैट जो सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं वो एफिशिएंटली यूज़ हो सके और ज़रूरतमंदों को पहुँच सके। सो नाउ दिस इज़ द न्यूज़ रिलेटेड टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स इन यूपी, और वहाँ पे जो है उसके बारे में सोच विचार हो रहा है उनको कैसे रीस्टोर करें। आ जाओ पेज नंबर 6 पे, वहाँ पे पहला एडिटोरियल मुंबई की एयर से रिलेटेड है, मुंबई। सो नाउ दिस इज़ द सेकंड एडिटोरियल ऑन द पेज नंबर 6। तो इसमें जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो है नोटिस भेजे हैं कंपनीज़ को, ठीक है, रिगार्डिंग द नॉन पेमेंट ऑफ जीएसटी, जो कि अमाउंट कर रहा है बहुत सारे करोड़्स में। तो इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि जब से जीएसटी लागू हुआ है तब से बहुत सारी उसमें सिस्टम में लीकेजेस रही हैं, एंड मोर देन 6,000 केसेज ऑफ फेक इनपुट टैक्स क्रेडिट हैव बीन डिटेक्टेड। सो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जिसके फेक केसेस सामने आए, ये होता क्या है? ये होता है एक बेनिफिट जो टैक्स पेयर्स को मिलता है जीएसटी रजीम के अंदर। इससे अगर आप कुछ भी इंपोर्ट या फिर परचेज करते हो कैपिटल गुड्स की, सच एज मशीनरी, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एक्सेट्रा, जो भी बिजनेस के लिए यूज़ होते हैं, तो उस पर जो हम जीएसटी पे करते हैं उसको हम क्लेम कर सकते हैं इसके अंतर्गत। सो इस पूरे आर्टिकल में यही है कि बहुत सारी लीकेजेस हैं जीएसटी का जो सिस्टम शुरू हुआ था उसमें, और ऐसे कुछ फेक केसेस सामने आए हैं। सिस्टम में थोड़ी अनसर्टेनिटी है और हमें इसको ईजी बनाना होगा, प्रोसेस को सिंप्लीफाई करने होंगे टैक्स के रूल्स, सो दैट कंप्लाइंस का बर्डन डिक्रीज हो जाए। तो ये सब कुछ इस आर्टिकल में है, यू कैन गो थ्रू इट। दिस इज आर्टिकल रिलेटेड टू बैलेंस ऑफ ग्रीन पावर। तो इसके अंदर ये बात हो रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी पे डेफिनेटली फोकस हैज़ टू बी देयर, बट हम कोल की सिग्निफिकेंस को डिनाई नहीं कर सकते। और अभी रिसेंटली बोल रहे हैं कि कोल डिक्लाइन हो रही है, कोल की क्वांटिटी, एंड जो ग्रीन पॉलिसीज़ हैं गवर्नमेंट की उससे हर स्टेट को बेनिफिट होना चाहिए, सारी स्टेट्स को बेनिफिट होना चाहिए और एक बैलेंस होना चाहिए ग्रीन पावर में। तो इस तरीके से ये कुछ आर्टिकल में यहाँ पे फैक्ट्स दिए हुए हैं। पेज नंबर 7, एंड यहाँ पर कुछ पॉलिटिकली कनेक्टेड न्यूज़ हैं।
सो सेम ऑन पेज नंबर 8 रिलेटेड टू इलेक्शंस एंड पॉलिटिक्स, पेज नंबर 9, और यहाँ पर वो जीएसटी नोटिस की हम बात कर रहे थे फॉर नॉन पेमेंट ऑफ ड्यूज, तो वो यहाँ पर बता रहे कि 1 लाख करोड़ वर्थ जो है नोटिस भेजे जा चुके हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज को। सो इन दिस न्यूज़, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS ने अप्रूव किया है एक इंडिजीनियसली डेवलप्ड, मतलब भारत में बना हुआ AC और DC, AC मतलब ऑल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट कंबाइंड चार्जिंग कनेक्टर स्टैंडर्ड, किसके लिए? लाइट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, सच एज स्कूटर्स, बाइक्स एंड रिक्शाज। सो ये जो चार्जिंग स्टैंडर्ड है ये फर्स्ट है इन द वर्ल्ड जो कंबाइन कर रहा है AC और DC को लाइट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स के लिए। अब इसको कंबाइन चार्जिंग स्टैंडर्ड होने का फ़ायदा क्या है? इट इज़ अट्रैक्टिव बिकॉज ऑफ इट्स इंटर ऑपरेबिलिटी, जिसकी वजह से वो डिफरेंट काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मॉडल्स के साथ यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स के साथ भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। नीड फॉर नेशनल स्टैंडर्ड, ऑब्वियसली अगर एक स्टैंडर्ड होगा, सारे उसका यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होगा कि ऐसे ही चार्जर्स बनने चाहिए, तो उससे क्या होगा? इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ेगी और हमें डिफरेंट EV मॉडल्स को कैटर करने में दिक्कत नहीं होगी, जिससे रेंज एंग्जाइटी हो जाती है पब्लिक चार्जिंग स्टेशन में कि हमें डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल वाले मॉडल्स को कैटर करना पड़ेगा। ये तो रेंज एंग्जाइटी कम हो जाती है और लोग जो है ज़्यादा अडॉप्ट करेंगे EV को, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। ओला की जो स्कूटी होती है उसके लिए एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ हाइपर चार्जर्स होते हैं जो सिर्फ ओला की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को ही चार्ज कर पाते हैं, राइट? तो जब इंटर ऑपरेबिलिटी वाले जो चार्जर्स होते हैं, एक स्टैंडर्ड जब फॉलो किया जाता है तो उससे डिफरेंट जो व्हीकल्स होते हैं, डिवाइसेस होते हैं, वो सारे चार्ज हो जाते हैं। तो एक स्टैंडर्ड का ये फायदा होता है जब नेशनल स्टैंडर्ड होता है। तो इसमें अब बात आती है कि कौन से देशों के पास है ऐसा नेशनल स्टैंडर्ड वाला। तो चाइना इज़ वन ऑफ द कंट्रीज जिसके जो यूज़ करता है नेशनल स्टैंडर्ड फॉर EV चार्जिंग कनेक्टर्स कॉल्ड GB/D। अब ये जो लेटेस्ट अप्रूव्ड स्टैंडर्ड है ये थोड़े सा प्रॉब्लम फिक्स कर देता है जो डिफरेंट स्टैंडर्ड्स चल रहे थे AC DC की चार्जिंग से रिलेटेड, क्योंकि इधर कंबाइंड स्टैंडर्ड बन गया है तो उससे हमें फ़ायदा मिल रहा है। पर ये मैंडेट नहीं करता है कि कंपलसरी कर दे कि EV मेकर्स को, जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के मेकर्स हैं, कि तुम्हें यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड ही रखना है। तो ऐसा अभी मैंडेट नहीं किया है। अगर मैंडेट हो जाता है तो उससे काफ़ी मदद मिलेगी, इसलिए हम इस पर सोच विचार कर रहे हैं कि अगर एक स्टैंडर्ड सेट किया जाता है नेशनल तो इससे जो है हमारे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का अडॉप्शन इंक्रीज़ हो सकता है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ अपना रुझान दिखाएंगे। तो इस तरीके से ये सारी न्यूज़ है, तो यू कैन गो थ्रू इट। अगेन वी हैव कम अक्रॉस दिस आर्टिकल जो प्रिवेंटिव डिटेंशन से रिलेटेड है। हम इसको ऑलरेडी पीछे वाले न्यूज़पेपर्स में डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन मैंने आपको बताया था, विदाउट ट्रायल एंड कन्विक्शन बाय कोर्ट, इसके सस्पिशन के बेसिस पे खाली हम जब किसी को कस्टडी में ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। न्यूज़ ये आपको दिख रही है, ग्लोबल न्यूज़ है ये, आइसलैंड से रिलेटेड। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो है बार बार ग्लोबल जेंडर गैप रैंकिंग्स में बहुत अच्छा रैंक दिया है आइसलैंड को, बट उसके बावजूद यहाँ पर अभी स्ट्राइक चल रही है वेमेन की फॉर इक्वालिटी। तो उसके यहाँ पर पे गैप और जेंडर बेस्ड वायलेंस रीजंस, कुछ कंसर्न्स दिखा रखे हैं। मुंबई के बारे में दोबारा से जो वहाँ की एयर क्वालिटी पुअर हो रखी है उसके बारे में है, और यहाँ लिख रखा है कि जो डायरेक्शन और स्ट्रेंथ ऑफ विंड्स हैं वो की फैक्टर होती है मुंबई का एयर क्वालिटी को डिटरमाइन करने के लिए पॉल्यूटेंट्स के बावजूद। तो यहाँ पे जो है डिफरेंट चीज़ें जैसे एल नीना और एल नीनो को ये यहाँ पर इसके साथ रख के एनालाइज कर रहे हैं। तो उसके लिए आपको एल नीना और एल नीनो के बारे में पढ़ो और फिर उसके बाद ये आर्टिकल से गो थ्रू कर लो, थोड़ा सा आपको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। यहाँ पर इस पेज पे पेज नंबर 10 के नीचे लास्ट में है कोई खोद कर निकाली हुई न्यूज़। सो उसके बाद नेक्स्ट पेज नंबर 11 पे कुछ भी नहीं है रेलेवेंट। सो पेज द लास्ट पेज नंबर 12। यहाँ पर एक क्रिकेटर थे इंडियन स्पिनर भिशन बेदी, उनकी डेथ हो गई है, तो उसके ऊपर यहाँ पर फेयरवेल की कुछ पिक्चर्स हैं। और यहाँ पे है एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ कि फ्री पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक मिलेगी सब फैंस को। वानखेड़े जो स्टेडियम है मुंबई में, वहाँ पे जो भी टिकट्स लेके और वहाँ मैच देखेंगे श्रीलंका और इंडिया का November 2 को, तो उन्हें जो है उनके टिकट्स पे स्टैंप लगा के उन्हें फ्री कोल्ड ड्रिंक और पॉपकॉर्न मिलेगी। गुड न्यूज़। उसके बाद क्रिकेट से कुछ और पिक्चर्स एंड दिस इज़ ओवर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब